हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की भौगोलिक विशेषताएं, हिमालय पर्वत और भारतीयों पर और भारत के इतिहास पर उनका प्रभाव, गंगा के मैदान और भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका, दक्षिण प्रायद्वीप और दक्षिण भारतीय पर इसका प्रभाव और इतिहास, भारत की विविधता में एकता। ये 5 पॉइंट हमने कल पढ़े थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आप लास्ट में उन क्वेश्चंस का जवाब देना। अब दूसरा है, हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। इसमें इसको सीखने का मकसद होगा, बच्चे इस क्लास को देखने के बाद समझ पाएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ इस बारे में, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, हड़प्पा वासियों का सांस्कृतिक जीवन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। तो आज का टॉपिक है पूरा हड़प्पा संस्कृति के ऊपर। तो शुरू करते हैं, चलो। भारत में मानव बस्तियों का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही चला आ रहा है। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस काल के इतिहास को फिर से बनाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित अभिलेख तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अवशेष मिलते हैं, यानी कि जमीन की खुदाई करते हैं तब अवशेष मिलते हैं। इनमें प्रागैतिहासिक लोगों द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां और धातु के उपकरण शामिल हैं। पुरातत्व के विकास में इस काल में रहने वाले लोगों के जीवन और संस्कृति को समझने में बहुत मदद मिलती है। भारत में प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल यानी कि पुराना पाषाण युग, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल यानी नवीन पाषाण युग और धातु युग में विभाजित किया गया है। देखो इनको 4 में देखो। पूरा पाषाण काल यानी कि जब पुराना पाषाण होता है, पुराना पत्थर का युग, तो पुराने पाषाण का युग। मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल यानी कि मध्य पत्थर का युग। नव पाषाण काल यानी कि नवीन पत्थर वाला युग। और धातु युग मतलब फिर पहले वो पत्थरों के औजार बनाते थे, फिर धातु के बनाने लग गए, धातु युग। तो 4 युग हो गए। हालांकि अवधियां पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समान नहीं थी। प्रागैतिहासिक काल का काल निर्धारण वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। ये एक निश्चित अवधि में कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की हानि को मापने पर आधारित है। एक अन्य डेटिंग पद्धति को डेंड्रोक्रोनोलॉजी के रूप में जाना जाता है। देखो आप, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है? और कार्बन डेटिंग तकनीक क्या होती है? देखो, जो रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक है, उसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि में कार्बन पदार्थों में कार्बन की हानि मापने पर आधारित होगा, यानी कि किसी पदार्थ में से कितने कार्बन की हानि हो गई है, इससे पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। और एक अन्य पद्धति है जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ये इसका मतलब होता है कि लकड़ी में पेड़ के छल्लों की संख्या, लकड़ी के पेड़ों में छल्लों की संख्या गिनकर लकड़ी की तारीख निकाली जाती है। जैसे लकड़ी में जो आप पेड़ काटोगे, कभी देखा हो कटा हुआ तना काटते हैं जब, तो उसमें छल्ले पड़े हुए होते हैं, निशान गोल 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 कुछ इस टाइप से के ही, तो उससे पता चल जाता है कि कितना पुराना, जितने छल्ले होंगे इतना ही पुराना वो पेड़ होगा। तो कार्बन पद्धति से हम कार्बन हानि को नाप लेते हैं, कितनी कार्बन हानि हुई उससे पता चल जाता है कितनी पुरानी चीज़ है। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हम पेड़ों की छल्लों की संख्या को गिन लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि कितना पुराना हमारा पेड़ है, लकड़ी कितनी पुरानी है। पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, चलो।
मैंने आपको टॉपिक बताए हैं कहाँ कहाँ के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बता दिया और थोड़ा सा क्लियर सा हो गया, थोड़ा सा कहाँ से शुरुआत हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास। तो पहले अभी हम पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण युग पढ़ेंगे। पुराने पाषाण युग के स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये स्थल आमतौर पर जल स्रोतों के पास स्थित होते हैं। पूरा पाषाण काल के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई शिलाश्रय और गुफाएं उपमहाद्वीप में बिखरे हुए हैं। वे पत्तों से बनी झोपड़ियों में भी कम ही रहते थे। भारत में पुराने पाषाण के युग कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। पुराने पाषाण युग की कुछ प्रसिद्ध जगह कौन कौन सी है? एक तो है उत्तर पश्चिम भारत में सोन घाटी और कोटवार पठार। दूसरी है उत्तर भारत में शिवालिक पहाड़ियाँ। तीसरी है मध्य प्रदेश में भीमपेटका। याद रखना, मध्य प्रदेश में है भीमपेटका, क्वेश्चन में आ जाता है ये। नर्मदा घाटी में आजमगढ़ पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और चेन्नई के पास अत्तिरामपक्कम। तो ये पुराने पाषाण युग के कुछ प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर पता चल पुराने पाषाण युग के कुछ अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। पुराने पाषाण युग में भोजन जानवरों का शिकार करके और खाद्य पौधों और कंदों को इकट्ठा करके प्राप्त किया जाता था। इसलिए इन लोगों को शिकारी संग्रहकर्ता कहा जाता है। ये जानवरों का शिकार करने के लिए हाथ के आकार के और छिले हुए बड़े कंकड़ वाले पत्थर और औजारों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर के उपकरण क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बने होते हैं। नदी की छतों पर अक्सर बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। बड़े जानवरों के शिकार के लिए बड़े पत्थर की कुल्हाड़ियों वाले लोगों के एक समूह में के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। हमें उनकी भाषा और संचार के बारे में बहुत कम जानकारी है कि कैसे क्या बोलते थे और कैसे आपस में संचार करते थे, वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। समय के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया क्योंकि उन्होंने जानवरों को पालतू बनाने, कच्चे बर्तन बनाने और कुछ पौधे उगाने का प्रयास किया। कुछ पुराने पाषाण युग के चित्र भीमबेटका और अन्य स्थानों पर चट्टानों पर भी पाए गए हैं। 10,000 ईसा पूर्व के पहले का काल पुराने पाषाण युग को माना जाता है। ये तो हुई पुराने पाषाण युग की बात। 10,000 ईसा पूर्व पहले का काल जो है, फिर है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग। मानव जीवन के अगले चरण को मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग कहा जाता है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक आता है। यानी कि जो आपका चल रहा है ना 2025, इस 2025 से भी 10,000 साल पहले पुराना पाषाण काल था और इससे 10,000 साल पहले से 6,000 साल पहले तक ये मध्य पाषाण काल था, 4,000 साल। ये पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमणकालीन चरण था। मध्य पाषाण कालीन अवशेष गुजरात के नागनज, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। शिलाश्रयों में पाए गए चित्र और उत्कीर्ण मध्य पाषाण काल के लोगों के सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। मध्य पाषाण युग के स्थलों में विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार मिलते हैं। ये छोटी पत्थर की कलाकृतियां हैं जिनका आकार अक्सर 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है और इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस अवधि के दौरान जीवन का शिकार संग्रह पैटर्न जारी है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े जानवरों के शिकार से छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने की ओर बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि पहले बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, फिर छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा और मछलियां पकड़ी जाने लग गई। पहले बड़े बड़े जानवरों को शिकार करते थे।
फिर ऐसा लग रहा है कि फिर वो बाद में छोटे जानवरों का शिकार करने लग गए। धनुष बाण का प्रयोग भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। पर कोई क्वेश्चन आ जाए धनुष बाण का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण युग में धनुष बाण का प्रयोग हुआ। साथ ही किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बसने की प्रवृत्ति भी शुरू हुई। पहले घूमते फिरते थे, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में बसना शुरू हो गए, कहीं टाइम पर लंबे टाइम तक रुकने लग गए वो, क्योंकि जानवरों को पालतू बनाया। उन्होंने बागवानी और आदिम खेती शुरू की। देखो, जब खेती करना शुरू किया उन्होंने, जानवर पालने शुरू किए, तो जहाँ खेती बो देंगे उसको काटने का भी इंतजार करेंगे, तो वो वहीं बसेंगे। तो ये सब मध्य पाषाण काल में हुआ। इन स्थलों पर जानवरों की हड्डियां पाई जाती है और इनमें कुत्ते, हिरण, सुअर और शतुरमुर्ग शामिल है। इनकी हड्डियां मिलती हैं। कभी कभी कुछ माइक्रोलिथ और सीपियों के साथ मृतकों को दफनाने का अभ्यास किया गया प्रतीत होता है। नवपाषाण युग में मानव सभ्यता में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। अब हम नवपाषाण युग को पढ़ेंगे। तो वो हो गई, पीछे बात हो गई है मध्य पाषाण युग की। अब नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में मानव सभ्यता में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। ये नवपाषाण युग बहुत तेजी से डेवलप किया आदमियों ने अपने आप को। लगभग 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि 2000 साल। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवपाषाण अवशेष पाए जाते हैं। इनमें कश्मीर घाटी, बिहार में चिरान, बेलन घाटी शामिल है। उत्तर प्रदेश और दक्कन के कई स्थानों पर दक्षिण भारत में उत्खनन किए गए महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, तमिलनाडु पेमपल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर है। तो ये उत्तर प्रदेश और दक्कन के कई स्थानों पर पाए जाते हैं नवपाषाण के अवशेष। और मध्य पाषाण के कहाँ मिले थे वो भी याद रखना है आपको। मध्य पाषाण के जो अवशेष थे वो गुजरात के लाखनज, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्थलों पर भी पाए गए हैं। ठीक है। और नवपाषाण के उत्तर प्रदेश और दक्कन के कई स्थानों पर, दक्षिण भारत के उत्खनन किए गए महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और कोडेकल, तमिलनाडु और पेमपल्ली और आंध्र प्रदेश में उतनूर है। नवपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं: कृषि, पशुओं को पालतू बनाना, पत्थर और औजारों को चमकाना और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना है। वास्तव में पौधों की खेती और जानवरों को पालतू बनाने से गतिहीन जीवन पर आधारित ग्राम समुदायों का उदय हुआ। मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार तथा अन्य उपकरणों को बनाने की तकनीक में बहुत सुधार हुआ। पत्थर और औजार अब पॉलिश किए जाने लगे। अब पत्थर और औजारों को पॉलिश किया जाने लगा। औजार और उपकरणों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है नवपाषाण काल में। शिकार और पेड़ काटने के लिए पॉलिश की गई कुल्हाड़ियाँ अधिक प्रभावी उपकरण पाई गई। घास की झोपड़ियों के स्थान पर मिट्टी की ईंटों के घर बनाए गए। देखो, मिट्टी की ईंटों के घर बनाने लग गए नवपाषाण युग में। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे अभी चाक पर बनाता है ना, आप वीडियो वगैरह में देखते होंगे, वो गोल गोल घुमाता है, उसको चाक बोलते हैं। उस पर बनाता है वो, हमारे यहाँ तो चाक ही बोलते हैं। उस पर वो बर्तन बनाता है मिट्टी के। तो उन्होंने पहियों का इस्तेमाल किया। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के साथ साथ अनाज के भंडारण के लिए भी किया जाता था। मृतकों को दफनाने के लिए बड़े कलशों का उपयोग ताबूत के रूप में किया जाता था। कृषि में भी सुधार हुआ। नवपाषाण युग पढ़ रहे हुए आप। गेहूं बमुश्किल, चावल, बाजरा की खेती अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में की जाती थी। पूर्वी भारत में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। भेड़ बकरी और मवेशियों को पालतू बनाना व्यापक रूप से प्रचलित था। नवपाषाण युग में भेड़ और बकरियां और मवेशियां पालने वाले पालतू जानवर, यानी कि मवेशियों का उपयोग खेती और परिवहन के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग के लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। जैसे चलने के लिए घोड़े का यूज भी करते थे, घोड़े पर जाते थे बैठकर।
और खेती करते थे, उसमें भी जानवरों से, बैलों से बैल बुग्गे बनाते थे, बैलों से खेत जोतते थे। फिर आता है धातु युग। नवपाषाण काल के बाद आता है धातु युग। चार युग में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु युग। धातु युग यानी कि अब चीजें जो है धातु की बनने लग जाएंगी। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण यानी कि तांबा पत्थर काल आता है। तांबे के और पत्थर के बर्तन और चीजें बनानी जाने लगी, जब तांबे और कांसे का उपयोग किया जाने लगा। धातु यश को गलाने और धातु की कलाकृतियां तैयार करने की नई तकनीक मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण विकास है, परंतु पत्थर के औजारों का प्रयोग नहीं छोड़ा गया। कुछ सूक्ष्म पाषाण उपकरण आवश्यक वस्तुएं बने रहे। लोग धातु के यश प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने लगे। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का एक नेटवर्क तैयार हुआ और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भारत के कई हिस्सों में पाई गई। सामान्यतः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां नदी घाटियों में विकसित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा संस्कृति को ताम्र पाषाण संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। देखो, ये इम्पोर्टेंट बात है कि हड़प्पा संस्कृति को कौन सी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, तो ताम्र पाषाण संस्कृति का हिस्सा माना जाता है हड़प्पा संस्कृति को। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी नदी घाटियों में इस अवधि के दौरान कृषक समुदायों द्वारा बसावट की गई, यानी कि बस गई नदियों के किनारे। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, पेन्नार है, कावेरी है। इन नदियों के किनारे लोग बस गए क्योंकि पानी की आवश्यकता होती थी, तो पानी की जहाँ पर पानी होता था पहले वहीं पर लोग बसा करते थे। हालांकि वे धातु युग की शुरुआत में धातुओं का उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक तांबे और कांसे की कलाकृतियों के प्रमाण मिले हैं। तमिलनाडु के पय्यापल्ली में कई कांसे और तांबे की वस्तुएं, मोती, टेराकोटा की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ताम्रपाषाण युग के बाद लौह युग आता है। ताम्र यानी कि तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तांबा और पत्थर का युग जब खत्म हुआ तो फिर लोह युग आया। लोह युग मतलब लोहे की चीजें बनने लग गई, जैसे अब तुम देखते हो लोहे उसकी चीजें बन रही है। वेदों में अक्सर लोहे का उल्लेख मिलता है। जब वेद लिखे गए तब लोहे का उपयोग होता था, इसका मतलब ये है। दक्षिण प्रायद्वीप का लोह युग अक्सर मेगालिथिक अंत्येष्टि से संबंधित है। मेगालिथ का अर्थ है बड़ा पत्थर। मेगालिथ का अर्थ क्या है? बड़ा पत्थर। दफनाने के लिए गड्ढों को इन पत्थरों से ढक दिया गया था। ऐसी कब्रें दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल कर्नाटक में हल्लूर और मास्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और तमिलनाडु में आदिचल्लूर है। दफन गड्ढों में काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृतियां जैसे कुदाल और दरांती और छोटे हथियार पाए गए। जहाँ पर मुर्दों को दफनाया गया वहाँ पर लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृतियां और कुदाल और दरांती वगैरह भी रखे गए। उसके बाद आती है हड़प्पा सभ्यता। ये तो हमारे युग हो गए कौन कौन से। फिर हड़प्पा सभ्यता आती है। ये सब तुम्हें सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन किसके बाद आया, कैसे कैसे आया, पूरा इंडिया का इतिहास किस तरीके से चला, वो सब आपको। पहले हमने हिमालय, मध्य एशिया वगैरह की बात की, फिर हमने संस्कृतियों की बात की, पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति के बारे में बात किया, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, लोह युग की बात की है। अब उसके बाद आती है हड़प्पा संस्कृति। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे ऐसे ही विकास हुआ है इंडियन इतिहास का। सिंधु घाटी में सबसे पहले, जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में बता रही हूँ, सिंधु घाटी में सबसे पहले खुदाई पश्चिम बंगाल के हड़प्पा और सिंध के मोहनजोदड़ो में की गई थी। दोनों जगह पाकिस्तान में हैं। इन दोनों शहरों की खोज से एक सभ्यता का पता चला। इसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, लेकिन इस सभ्यता को बाद में सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, अब सिंधु सभ्यता नाम रखा गया, बाद में दिया गया।
सिंधु घाटी से दूर अधिक से अधिक स्थलों को खोज करना, साथ ही इसके पहले खोज किए गए स्थलों के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। देखो सबसे पहले सबसे पहले इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, फिर सिंधु सभ्यता हो गया और उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता हो गई। उत्खनन में किए गए कई स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण सिंध में कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगन, पंजाब में रूपार, बनौली हरियाणा में, लोथल, सुरकोटगा और घोरीवाल वीरा तीनों गुजरात में है। बड़े शहरों का आकार लगभग 100 हेक्टेयर है। मोहनजोदड़ो सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा है और अनुमान है कि ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा शहर कौन है सिंधु सभ्यता में? मोहनजोदड़ो, जो लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी बताते चलो तुमको। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उत्पत्ति और विकास। पिछले 8 दशकों में हुई खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक निष्कर्षों से हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक विकास का पता चलता है। विकास के 4 महत्वपूर्ण चरण है। उन्हें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा नाम दिया गया है। विकास के 4 क्रम हैं। एक है पूर्व हड़प्पा यानी कि शुरुआत की हड़प्पा, फिर प्रारंभिक हड़प्पा है, फिर परिपक्व हड़प्पा है और फिर उत्तर हड़प्पा है। पूर्व हड़प्पा अवस्था पूर्वी बलूचिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से 150 मील उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ की खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व का पता चलता है। इस अवस्था में खानाबदोश लोग स्थिर खिलसी जीवन जीने लगे। खानाबदोश कहते हैं कि खाने के पीछे फिर रहे, जैसे शिकार करते फिर रहे। अब वो कृषि करने लग गए एक जगह रहकर। प्रारंभिक हड़प्पा चरण में लोग मैदानी इलाकों में बड़े गांव में रहते थे। सिंधु घाटी में नगरों का क्रमिक विकास हुआ। साथ ही इस अवधि के दौरान ग्रामीणों से शहरी जीवन में परिवर्तन हुआ। आमिरी और कोट दीजी के स्तर प्रारंभिक हड़प्पा चरण के प्रमाण बने हुए हैं। प्रारंभिक हड़प्पा कहाँ पर मिलता है? आमिरी और कोट दीजी में। परिपक्व हड़प्पा चरण में महान शहरों का उदय हुआ। अपनी विस्तृत नगर योजना और शहरी विशेषताओं के साथ कालीबंगन की खुदाई विकास के इस चरण को साबित करती है। हड़प्पा काल के अंत में सिंधु संस्कृति का पतन शुरू हो गया। लोथल की खुदाई से विकास के इस चरण का पता चलता है। लोथल और उसके बंदरगाह की स्थापना बहुत बाद में हुई। बाढ़ सुरक्षा के तौर पर इसे एक विशाल ईंट की दीवार से घेरा गया था। लोथल हड़प्पा सभ्यता और भारत के शेष भाग के साथ साथ मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का केंद्र बना रहा। हड़प्पा संस्कृति की तिथि के बारे में जानते हैं। सन 1931 में सर जॉन वाटसन ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो पर कब्जे की अवधि 3250 और 2750 ईसा पूर्व बीच की थी। इसके बाद जब नए स्थलों की खोज हुई, हड़प्पा संस्कृति की काल निर्धारण में संशोधन किया गया। रेडियो कार्बन विधि के आगमन ने लगभग सटीक तिथियां तय करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1956 तक फेयर सर्विस ने अपने निष्कर्षों की रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की डेटिंग को घटाकर 2000 और 1500 ईसा पूर्व के बीच कर दिया। 1964 में डीपी अग्रवाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस संस्कृति का कुल खंडकाल 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच होना चाहिए। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद ये रखना आप। 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच सही है, अभी तक यही सही माना जाता है। फिर भी इन तिथियों में संशोधन की और भी गुंजाइश है। देखो अभी बात रुक गई है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, लेकिन अभी और भी गुंजाइश है कि हो सकता है कि और कोई सुधार हो जाए, कोई और टेक्निक आ जाए और अच्छे से पता चल जाए कि कितनी पुरानी है।
हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। एक देखो, सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर नियोजन। हड़प्पा संस्कृति को ग्रिड प्रणाली की तर्ज पर नगर नियोजन की प्रणाली द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, यानी सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी और इस प्रकार शहर को कई आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में प्रत्येक का अपना गढ़ था, जो मिट्टी की ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बना था। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे एक निचला शहर होता था, जिसमें ईंटों के घर होते थे, जिनमें आम लोग रहते थे। लगभग सभी के निर्माण में पक्की हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग और पत्थर की इमारतों की अनुपस्थिति हड़प्पा संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक और उल्लेखनीय विशेषता सभी घरों को सड़क की नालियों से जोड़ने वाली भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी, जो पत्थर के स्लैब या ईंटों से ढकी हुई थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल ग्रेट बाथ है, जिसकी लंबाई 29 फीट और चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है, यानी कि नहाने की एक जगह है, जैसे आजकल स्विमिंग पूल होते हैं, जिसकी लंबाई 29 फीट है, चौड़ाई 23 फीट है और गहराई 8 फीट है। दोनों छोर पर सीढ़ियाँ सतह तक ले जाती है, यानी कि दोनों छोर पर दोनों साइड सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। कपड़े बदलने के लिए बगल में कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था। बगल के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी निकाला जाता था और स्नान घर के एक कोने में से निकासी नाली की ओर जाता था। ये एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में कार्य करता होगा। मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी इमारत एक अन्न भंडार है, जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 50 फीट है, लेकिन हड़प्पागढ़ में हमें लगभग 6 अन्न भंडार मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृतियों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन को समझने के लिए बहुत से साक्ष्य उपलब्ध हैं। हड़प्पा वासी पुरुषों और महिलाओं दोनों की पोशाकों में कपड़े के 2 टुकड़े होते थे, एक ऊपरी परिधान और दूसरा निचला परिधान। मोती पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। चूड़ियाँ, कंगन, पट्टियाँ, करधनी, पायल, कान की बालियाँ और उंगलियों जैसे आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। ये आभूषण सोने, चांदी, तांबे, कांसे और अर्धकीमती पत्थर से बने होते थे। सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग था। सामान्य विभिन्न घरेलू सामान। मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तन, पत्थर, सीपियाँ, हाथी दांत और धातु से बने अवशेष मिले हैं। स्पिंडल, सुई, कंघी, मछली पकड़ने का कांटा, चाकू तांबे से बने होते हैं। बच्चों के खिलौनों में मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ शामिल हैं। खेलों के लिए कंचों, गेंदों और पासों का प्रयोग किया जाता था। मछली पकड़ना एक नियमित व्यवसाय था, जबकि शिकार और सांडों की लड़ाई करने शगल थे। तांबे और कांसे से बने युद्ध के हथियारों जैसे कुल्हाड़ी, भाले, खंजर, धनुष, तीर के कई नमूने थे। हड़प्पा संस्कृति में उच्च स्तर की कारीगरी का पता चलता है। टेराकोटा से बनी पुरुषों और महिलाओं, जानवरों, पक्षियों की आकृतियां, मुहावरों पर नक्काशी मूर्तिकार द्वारा प्राप्त दक्षता की डिग्री को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो की कांसे से बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति अपनी कारीगरी के लिए उल्लेखनीय है। एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में, कांसे से बनाई हुई। इसका दाहिना हाथ कुल्हे पर टिका हुआ है, जबकि बायां हाथ चूड़ियों से ढका हुआ है, आराम की मुद्रा में लटका हुआ है। इसका दाहिना हाथ कुल्हे पर टिका हुआ है इस मूर्ति का, जो नाचती हुई लड़की है, और उसके बाएं हाथ में चूड़ियां हैं और चूड़ियों से ढका हुआ है और आराम की मुद्रा में लटका हुआ है। एक हाथ आराम से नीचे लटका हुआ है और एक कुल्हे पर रखा हुआ है। हड़प्पा को 2 पत्थर की मूर्तियां एक आदमी के पीछे के दृश्य प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी एक नर्तकी की भी उनकी मूर्ति कला के नमूने हैं। दफनाने के तरीके।
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और रूपार जैसे शहरों के आसपास खोजे गए कब्रिस्तान हड़प्पा वासियों की दफन प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो में पूर्ण दफनाना और दाह संस्कार के बाद दफनाना लोकप्रिय था। लोथल में दफन गड्ढों को जली हुई ईंटों से सजाया गया था, जो ताबूतों के उपयोग का संकेत देता है। हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत भी मिले हैं। लोथल में कभी कभी कंकालों के जोड़ों के साथ बर्तन में दफनाने की प्रथा पाई जाती है। हालांकि सती प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण के संबंध में कोई सर्वसम्मत दृष्टिकोण नहीं है। विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। बार बार आने वाली बाढ़, नदियों का सूखना, अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की घटती उर्वरता और कभी कभी आने वाले भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हड़प्पा शहरों के पतन का कारण बन सकती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अंतिम झटका था आर्यों के आक्रमण से हुआ। किलों का विनाश ऋग्वेद में उल्लेख है। साथ ही मानव कंकालों की खोज भी मोहनजोदड़ो में एक साथ एकत्रित होना यह दर्शाता है कि शहर पर आक्रमण किया गया था। विदेशियों द्वारा आर्यों के पास तेज हथियार के साथ साथ बेहतर हथियार भी थे। घोड़े जो शायद उन्हें इसमें महारत हासिल करने में सक्षम बनाते थे। अब ये कुछ मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। किस युग के बाद ताम्रपाषाण युग आया? हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह शहर कहाँ पर है? हड़प्पा संस्कृति के विकास के 3 चरण कौन कौन से हैं? क्या पुराने पाषाण युग के लोग कृषि करते थे? सही या गलत? यस, नो आंसर दो। हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बताइए और हड़प्पा संस्कृति के पतन के संभावित कारणों का उल्लेख कीजिए। कमेंट बॉक्स में कर देना है आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।